हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम नई सीरीज जिसमें मैं अलग अलग चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो पहले भी पेपर्स में आए हैं और इनके दोबारा आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। हम चैप्टर वाइज ये क्वेश्चंस स्टार्ट चैप्टर वाइज ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस कवर हैं वो 1 मार्कर्स और 2 मार्कर्स कवर किए गए हैं। और एक और सीरीज भी लूंगा जिसमें 3 और 4 मार्कर्स होंगे, लेकिन फिलहाल हम फोकस करेंगे 1 मार्कर्स पे, एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस पे। तो इसमें बेसिकली सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है। आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये चीज जो अभी मैं जैसे बताने जा रहा हूँ 1 मार्क के क्वेश्चन आपको वो ज्यादा बेहतर लग रहे हैं, या फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर जैसे हमने लास्ट वीडियो में खत्म कर लिया था अपना क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट, तो उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूँ या फिर इसी सीरीज में थोड़ा से और चैप्टर्स ऐड करूँ। तो अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 1 के ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और बीच में 2 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट है, नेम द मटेरियल यूज्ड बाय रॉबर्ट हुक टू कॉइन द टर्म सेल। कौन सा मटेरियल यूज किया था रॉबर्ट हुक ने जिसने उसने सेल की डिस्कवरी की थी? तो वो मटेरियल था कॉर्क। ठीक है, कॉर्क वाज द मटेरियल जिसको रॉबर्ट हुक ने स्टडी किया था अपनी माइक्रोस्कोप के अंदर, और उसने टर्म दी थी सेल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, डैश इज अ सेल हैविंग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। तो एक ऐसा सेल का नाम बताना है जिसका एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है नर्व सेल का, क्योंकि फाइबर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसका मतलब होता है कि एक इस तरीके का लॉन्ग थ्रेड उसके पीछे निकला होता है, आगे होती है उसकी कुछ इस तरीके से बॉडी है। बहुत ही रफ डायग्राम है, एक नर्व सेल ऐसा नहीं होता, बेसिकली कुछ इस तरीके का होता है। तो ये जो पीछे ये जो स्ट्रक्चर है इसका, ये होता है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर हमारा होगा नर्व सेल। उसके बाद, व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंस इन द शेप ऑफ सेल। ये हमने जब चैप्टर किया था तब भी इस क्वेश्चन को हमने किया था। हमसे पूछा व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंस इन द शेप ऑफ सेल, मतलब जो ये सेल्स होते हैं इन सबकी अलग अलग शेप होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा नर्व सेल, ये लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। आरबीसी जो हमारी बॉडी में होते हैं वो थोड़े ओवल शेप के, स्फेरिकल होते हैं शेप में। तो इसका क्या रीजन होता है? तो इसका रीजन ये है कि डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग सेल के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो एज पर देयर फंक्शन दे हैव डिफरेंट शेप्स। तो उनके फंक्शंस के हिसाब से उनकी डिफरेंट शेप्स होती है। इसका अगर मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दूं, तो जैसे नर्व सेल है, नर्व सेल का काम क्या होता है कि वो मैसेजेस को हमारे बॉडी पार्ट से ब्रेन में लेके जाता है। जैसे हमने कुछ गर्म चीज छुई, तो जो मैसेज है कि भाई वो चीज गर्म है, अपना हाथ हटाओ वहां से, वो मैसेज पहले नर्व से ब्रेन के पास जाएगा और फिर वापस हमारे हाथ के पास आएगा। सॉरी। तो ये जो मैसेज ट्रांसफर होना है ये बहुत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि अगर जल्दी नहीं होगा तो क्या होगा, उतने में हमारा जो हाथ है वो बर्न हो जाएगा। तो ये बहुत जल्दी मैसेज ट्रांसफर होना चाहिए। तो जल्दी मैसेज ट्रांसफर होने के लिए क्या होता है कि जो नर्व सेल है वो इलोंगेटेड होते हैं, ताकि जो मैसेज है वो जल्दी से ट्रांसफर हो जाए एक सेल से दूसरे सेल में। सिमिलरली अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी होता है स्फेरिकल इन शेप। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जितनी भी शेप्स होती हैं उसमें स्फीयर एक ऐसी शेप है जिसमें मैक्सिमम वॉल्यूम होती है। ठीक है, स्फीयर की जो वॉल्यूम होती है वो मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्सीजन के ले जाने के लिए आरबीसी का क्या काम होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना। तो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए मैक्सिमम एरिया उसके पास होना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरी करे, इसलिए वो स्फेरिकल होता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अलग अलग सेल्स, और इसीलिए उनकी जो शेप है वो भी अलग होती है। उसके बाद द बेसिक लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल इज, जो सेल होता है उसका बेसिक लिविंग सब्सटेंस क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ये हमारे पास एक सेल है, ये उसकी न्यूक्लियस है। तो ये पूरा पार्ट, अभी जो मैंने ये पूरा ब्लू से ये हाईलाइट कर दिया, न्यूक्लियस भी, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है और जो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड है, ये पूरा होता है प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वो हमसे पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बाहर वाला एरिया होता है ये होता है साइटोप्लाज्म, और ये जो न्यूक्लियस के अंदर वाला जो एरिया होता है, न्यूक्लियस के अंदर वाला, वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। ये दोनों को मिला के हम एक वर्ड में पढ़ सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल। उसके बाद, सम सेल्स कैन बी सीन विद नेक्ड आईज, जस्टिफाई। अब जो सेल लार्ज होते हैं साइज में, उन्हें हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। बहुत ये तो काफी इजी सा क्वेश्चन था। हमसे ये पूछा था कि क्या बेसिकली हमसे ये पूछा था कि क्या हम कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। इस फॉर्म में आ सकता है कि आर देयर सेल्स व्हिच कैन बी सीन थ्रू द नेक्ड आई।
तो यस, देयर आर सेल्स व्हिच कैन बी सीन थ्रू नेक्ड आईज व्हिच आर क्वाइट लार्ज इन साइज। इसका एग्जांपल होता है ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच एग एक सिंगल सेल होता है जो काफी लार्ज होता है, ठीक है, हम उसे इजीली नेक्ड आई से देख सकते हैं। उसके बाद नेम द पार्ट ऑफ द सेल व्हिच एक्ट्स एज अ गेट ऑफ अ सेल। तो गेट ऑफ अ सेल की तरह कौन काम करता है? सेल मेम्ब्रेन। जस्ट एज गेट का काम क्या होता है कि वो हर किसी को भी ऐसे अंदर बाहर नहीं जाने देता, है ना, या फिर हम कहें सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। तो जो सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है वो भी सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल, क्या मतलब होता है इसका कि वो एक मतलब पर्टिकुलर सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट अलाउ करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस अंदर आ सकता है या कोई भी सब्सटेंस बाहर जा सकता है, ठीक है। तो वो सेलेक्टिव एंट्री करता है कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस ही अंदर जाएगा, हार्मफुल चीजें अंदर नहीं जाएंगी, या फिर ये पर्टिकुलर सब्सटेंस ही बाहर जाएगा, कोई यूजफुल चीज बाहर नहीं जा सकती। उसके बाद ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एज ब्रेन इज टू बॉडी डैश इज टू द सेल। मतलब जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है तो वैसे ही सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस। जैसे हमारी बॉडी में सारे फंक्शंस जो होते हैं वो इनडायरेक्टली ब्रेन परफॉर्म करता है, क्योंकि ब्रेन ही बताता है सबको कि ये चीज यहाँ पे इस वक्त करनी है। तो जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है वैसे ही सेल में न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद फिर से हमारी बॉडी का कंपैरिजन किया गया है सेल के साथ, कि फर्स्ट पार्ट में तो क्या था, ब्रेन जो हमारी बॉडी में होता है न्यूक्लियस सेल में होता है। सेकंड में एज ऑर्गन इज टू बॉडी, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट, लंग्स, किडनीज, वैसे ही जो सेल में होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। हमने पढ़ा है सेल के जो अलग अलग फंक्शन होते हैं जैसे एनर्जी प्रोवाइड करना, स्टोरेज सिस्टम की तरह काम करना, फूड को प्रोसेस करना, ट्रांसफर करना, ये सब क्या करते हैं? सेल ऑर्गेनल्स ही तो होते हैं अलग अलग तरीके के। मतलब हाँ, वही ऑर्गेनल्स ही तो होते हैं अलग अलग तरीके के। जैसे मान लो वो करना है, फूड को स्टोर करना है, तो फूड स्टोर कौन करता है? वैक्यूल स्टोर करते हैं। एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट अ सेल ऑर्गेनल, लेकिन हम उसे ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे जितने भी ये सेल के अलग अलग वो होते हैं, जितने भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं सेल के, वो ऑर्गेनल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में होते हैं वैसे ही ऑर्गेनल्स सेल्स में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनल्स whose presence in the plant cell makes a plant an autotroph। तो प्लांट को हम ऑटोट्रॉफ क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि वो अपना खुद का फूड बना सकते हैं। और अपना खुद का फूड क्यों बना सकते हैं? बाय फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफ्स वही होते हैं ना जो व्हिच मेक देयर ओन फूड। तो अपना खुद का फूड क्यों बना सकते हैं? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनके पास कौन सा ऑर्गेनल होना जरूरी है? क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल ही सनलाइट की एनर्जी को या फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये आप चीज याद रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? लाइट एनर्जी को वो चेंज करता है केमिकल एनर्जी में। इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और ये एसेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज प्रेजेंस ऑफ टिश्यू हेल्प अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। ठीक है, ये थोड़ा नया सा क्वेश्चन है। अब टिश्यूज से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को क्या फायदा होता है? जैसे हमने अभी पढ़ा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सिंगल सेल्स ही होते हैं। मतलब जैसे अगर कोई यूनिसेल्युलर नहीं है, मान लो उसमें थोड़े ज्यादा सेल्स हैं, तो कितने हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा? अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसमें हो जाएंगे मतलब 5-6 सेल्स, जस्ट लाइक दैट, 5-6 या चलो 100 तक ले लिया, 100 सेल्स। लेकिन हमारी बॉडी जो मल्टी सेल्युलर बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म, उनकी बॉडी में तो पता नहीं कितने सेल्स होते हैं। तो वो सारे सेल्स इंडिविजुअल की तरह प्रेजेंट नहीं होते। ये चीज आपको पता होगी कि सेल्स जो है वो बहुत सारे सेल्स एक साथ कंबाइन होकर एक टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं। अभी मैंने आगे एक फ्लो चार्ट का भी इसका एक क्वेश्चन है इसी वीडियो में आगे, उसके लिए आप देखते रहना। अब यहाँ पे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, तो वो इंडिविजुअल सेल्स की तरह क्यों नहीं रहते, वो टिश्यूज की बनाते हैं। तो इसका रीजन ये है कि टिश्यूज जो है वो बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। देखो ना, अगर एक चीज जैसे यहाँ पे सेल्स हैं अलग अलग, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे अलग अलग सेल्स हैं, तो हम इन्हें इजीली ब्रेक, मतलब ये बहुत ही वीक होंगे, इन्हें एक एक करके इजीली तोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर वही सारे सेल्स एक साथ मिल जाएं तो अब ये क्या हो गए? ये स्ट्रांग हो गए ना। ये बहुत सारे सेल्स जुड़ के इन्होंने ये एक टिश्यू बना लिया, ठीक है। अब फिर सिमिलरली बहुत सारे, ये ऐसे 9 सेल्स नहीं है, ये बहुत सारे सेल्स हैं, मैं अभी सिर्फ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ये एक और टिश्यू बन गया, फिर ये एक और टिश्यू बन गया। तो ऐसे करते करते ये क्या हुआ, इन्होंने बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी, उसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट दिया और एक प्रॉपर शेप दी बॉडी को, ठीक है। अब आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेम द पार्ट ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्रोमोसोम्स वो पार्ट होते हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और वो इनहेरिटेंस करता है कैरेक्टरिस्टिक्स की। इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब पेरेंट से जब चाइल्ड में जो कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं वो किसकी वजह से जाते हैं, ड्यू टू क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। उसके बाद 11th, द ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ अ मटेरियल। तो कौन सा ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल होता है पैकेजिंग के लिए, और मतलब जो पैकेजिंग और प्रोसेसिंग होती है उस सेल के अंदर, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज गोल्गी बॉडी, या फिर हम कह सकते हैं गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडीज, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। उसके बाद हमसे 12th क्वेश्चन में बोला है, इवन दो बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ येट दे आर डिफरेंट। मतलब ये हमसे पूछा कि जो सेल है वो प्लांट और एनिमल के लिए डिफरेंट क्यों होता है। सेल मतलब प्लांट सेल भी स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल है, एनिमल सेल भी वही है, तो ये इन दोनों में अलग क्या होता है। तो इसका मेन डिफरेंस होता है कि प्लांट सेल में होता है क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि उन्हें प्लांट्स को एक प्रोसेस करना होता है, फोटोसिंथेसिस, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस उन्हें करना होता है, उसके लिए क्लोरोप्लास्ट का होना जरूरी है, और क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से वो अपना खुद का फूड बना सकते हैं। लेकिन एनिमल सेल्स के पास क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस आ जाता है कि एनिमल सेल्स में क्लोरोफिल नहीं होता या क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। और यही मेन पॉइंट उन्हें अलग बनाता है। उसके अलावा और भी डिफरेंस होते हैं कि प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता, बहुत छोटे छोटे होते हैं या फिर नहीं होते। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जबकि एनिमल सेल में नहीं होती, वो पॉइंट आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे 1 मार्क में ये क्वेश्चन आता है तो आपको मेन पॉइंट यही लिखना है कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में और एब्सेंट होता है एनिमल सेल्स में। उसके बाद बाकी लास्ट में ये लाइन आप लिख सकते हैं, दे हैव अ डिफरेंस इन देयर ऑर्गेनल्स। 13th, हाउ इज स्मूथ एसईआर डिफरेंट फ्रॉम आरईआर। एसईआर और आरईआर क्या होते हैं, एसईआर आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, whereas आरईआर क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रेटिकुलम। तो एसईआर और आरईआर में क्या डिफरेंस होता है कि एसईआर में राइबोसोम्स नहीं होते, ठीक है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं। बस ये एक ही पॉइंट है डिफरेंस का, एसईआर में राइबोसोम्स नहीं होते जबकि आरईआर में राइबोसोम्स होते हैं उसके सरफेस के ऊपर। इसीलिए उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहा जाता है, क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स होने की वजह से उसका सरफेस थोड़ा रफ हो जाता है। जबकि एसईआर में उसके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते तो उसका जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ होता है। 14th question, some cells have extension on their cell membrane which help in locomotion and collection of food. These extension are known as, हमने ये पढ़ा था, इन्हें हम सीलिया और फ्लैगेला के नाम से जानते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में सीलिया होते हैं। सीलिया क्या होते हैं, ये एक सेल है तो उसके आसपास ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, इन्हें हम कहते हैं सीलिया। और फ्लैगेला होता है एक लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर, पीछे प्रेजेंट होती है ऐसे एक सेल में, तो ये होती है फ्लैगेला और ये होता है सीलिया। सिंगुलर हमें से फ्लैगेला को फ्लैगेलम कहते हैं, ठीक है, एंड दीज आर कॉल्ड सीलिया। ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन मतलब मूवमेंट और कलेक्शन ऑफ फूड, फूड को ट्रैप करने में, कैप्चर करने में ये सेल की हेल्प करते हैं। 15th, why is chloroplast present only in plant cells? अब ये तीसरा क्वेश्चन है इसी के बेसिस पे, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट प्लांट सेल में ही क्यों होते हैं। तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट क्या होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक नेसेसरी ऑर्गेनल है, मतलब चाहिए ही चाहिए ये वाला ऑर्गेनल, तो ताकि फोटोसिंथेसिस कैरी आउट हो सके। फोटोसिंथेसिस होती है तभी वो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोप्लास्ट होना जरूरी है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि एनिमल सेल्स जो होते हैं, मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, इसलिए उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, मतलब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद 16th क्वेश्चन, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, रीड द स्टेटमेंट एंड राइट द एप्रोप्रिएट टर्म। आई कंट्रोल फंक्शन ऑफ सेल, मतलब वो हमसे कह रहा है कि मैं वो हूँ जो फंक्शंस कंट्रोल करता है सेल के। तो कौन हूँ मैं, तो कौन है जो सेल के फंक्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के अलग अलग सारे जितने भी फंक्शन होते हैं कंट्रोल करता है। जस्ट एज जो हमारी बॉडी में ब्रेन काम करता है वही सेल में न्यूक्लियस काम करता है।
उसके बाद आई डू नॉट अलाउ एनीथिंग और एवरीथिंग टू कम इन एंड आउट ऑफ सेल, मतलब ये कह रहा है कि मैं एक ऐसा पार्ट हूँ सेल का जो किसी को भी अंदर बाहर आने नहीं देता। तो दैट इज सेल मेम्ब्रेन। अभी हमने ऊपर बात करी, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है जो सिलेक्टिव एंट्री और एग्जिट करता है सब्सटेंसेस की, ऐसा नहीं है किसी को भी अंदर आने देगा या किसी को भी बाहर जाने देगा। सो इट इज सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद आई ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मैं वो हूँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। तो ये भी अभी हम ऊपर पढ़ा, इट्स आंसर विल बी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद करेक्ट द स्टेटमेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डोंट रिस्पायर ओनली मल्टीसेलुलर रिस्पायर। तो ये एक्चुअली बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी रिस्पायर करते हैं, बस उनका तरीका अलग होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे हमें लंग्स होते हैं, फिशेस में गिल्स होती हैं, फ्रॉग में मॉइस्ट स्किन होती है। ये सब रेस्पिरेशन के अलग अलग ऑर्गन्स हैं। अब जो यूनिसेलुलर है उनमें ऐसे कोई पर्टिकुलर ऑर्गन वो नहीं होता, ऑर्गन नहीं होता। उसमें क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसी से ऑक्सीजन जाती है, वहीं पे यूज अप होके सेल मेम्ब्रेन से ही बाहर निकल जाती है। ठीक है। और ये होता क्या है, बाय डिफ्यूजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिस्पायर थ्रू डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन, एक सेल से दूसरे सेल में ऐसे ऑक्सीजन का ट्रांसफर होना। तो अब डिफ्यूजन में मतलब अब यूनिसेलुलर मतलब एक सेल, तो ये एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ऑक्सीजन ऐसे आई सेल मेम्ब्रेन के अंदर गई और ऐसे पूरे सेल में फैल गई, और सेल में फैलने के बाद जो वेस्ट बचा वो बाहर निकल गया यहाँ से। तो ये भी तो रेस्पिरेशन है, बस ये किससे हो रही है, बाय डिफ्यूजन। जबकि हमारी बॉडी में डिफ्यूजन से नहीं होती, हमारी बॉडी में क्या होता है, स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक फैक्ट है कि अगर हमारी बॉडी में डिफ्यूजन से अगर हम रिस्पायर करने लगे, जस्ट इन केस कि अगर हमारी बॉडी में डिफ्यूजन से होता रेस्पिरेशन, ऑर्गन्स नहीं होते हमारे पास स्पेशल, तो जस्ट एक बार रिस्पायर करने के लिए, मतलब एक बार ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करने के लिए हमें मतलब ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, हमें बहुत सारे साल लग जाते हैं। ठीक है, फॉर जस्ट वन ब्रीथ हमें बहुत टाइम लगता था अगर हमारी बॉडी डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन करती। ठीक है, ये जस्ट एज अ फैक्ट आप याद रख सकते हैं। बाकी मेन इसमें यही था कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होते हैं, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन से ऑक्सीजन का लेन देन करते हैं। और ऑक्सीजन एंटर कहाँ से करती है, बाय सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद गिवन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल देना है बैक्टीरिया, आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया द प्रोकैरियोटिक सेल, काफी इजी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, a cell which has no cell wall and no fixed distinct shape। एक ऐसा सेल जिसके पास ना सेल वॉल होती है ना कोई डिस्टिंक्ट शेप होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एनिमल सेल। ठीक है, मतलब कोई भी एक ऐसा सेल जिसके पास सेल वॉल नहीं है और कोई डिस्टिंक्ट शेप नहीं है, तो इस तरीके के सेल को हम कहते हैं एनिमल सेल। क्योंकि जो प्लांट सेल होते हैं उनमें सेल वॉल भी होती है और एक डिस्टिंक्ट मतलब फिक्स्ड शेप भी होती है। उसके बाद चीक सेल्स डू नॉट हैव, चीक सेल्स के पास क्या नहीं होता, चीक यहाँ पे स्पेलिंग ये ई है, आपको ए ना लगे, डबल ई के, चीक सेल्स डू नॉट हैव, क्या नहीं होता चीक सेल्स के बाद, चीक सेल्स क्या है, एनिमल सेल्स। एनिमल सेल के पास कौन कौन सी चीजें नहीं होती, प्लास्टिड्स, सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल्स। तो ये तीन चीजें चीक सेल्स के पास नहीं होती। 21, we do not sense any pain when we clip our nails or cut our nails। अच्छा, अगर हम बाकी किसी भी जगह को कोई भी कट लग जाता है या कुछ भी दब लग जाता है तो बहुत दर्द होता है, लेकिन नेल्स और हेयर के केस में ऐसा नहीं होता। तो इसका रीजन क्या है, हमारे जो नर्व्स होती हैं वो हेयर्स में और नेल्स में और हेयर्स में प्रेजेंट नहीं होती। जो हमारी नर्व्स होती हैं दे आर नॉट, मतलब जो नेल्स एंड हेयर हैं दे डू नॉट हैव एनी नर्व्स। अब जब वहाँ पे नर्व्स नहीं है तो क्या होगा कि कोई मैसेज ट्रांसफर नहीं होगा। हमें दर्द क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी नर्व्स हैं वो मैसेज ट्रांसफर करती हैं ब्रेन के पास कि यहाँ पे ये चीज हुई है, इससे ये इफेक्ट पड़ा है। तब जब वहाँ पे नर्व्स ही नहीं है तो वहाँ पे मैसेज जाएगा ही नहीं ब्रेन पे, और जब ब्रेन पे कोई मैसेज नहीं गया तो हमें दर्द नहीं होगा। उसके अलावा ये जो सेल्स होते हैं ये डेड सेल्स होते हैं। इसका भी रीजन यही है कि वहाँ पे नर्व्स नहीं है, नर्व्स नहीं है तो ऑक्सीजन वगैरह कुछ आएगा जाएगा नहीं, तो दिस ये जो सेल्स होती हैं ये डेड होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, द साइज ऑफ द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ इट्स बॉडी, जस्टिफाई। ये हमसे कह रहा है कि जो साइज होता है सेल का वो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा तो उसके सेल्स भी बड़े होंगे, ऐसा नहीं होता। The size of cell of an organism has no relation with the size of its body। ठीक है, it is always the number of cells। अब जैसे कि मान लो एक एलिफेंट है और हम ह्यूमन हैं, तो ऐसा नहीं है कि एलिफेंट के ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा बड़े होंगे। ठीक है, बहुत माइनर सा डिफरेंस हो सकता है,
लेकिन जो मेन चीज होती है वो होती है नंबर ऑफ सेल्स। जो एलिफेंट होगा उसमें नंबर ऑफ सेल्स काफी ज्यादा होंगे, जबकि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें नंबर ऑफ सेल्स कंपैरेटिवली एलिफेंट के कंपैरेटिवली कम होंगे। तो इट इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ सेल्स। साइज ऑफ सेल्स पे डिपेंड नहीं करती बॉडी, बॉडी साइज ऑफ सेल पे डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, इट इज ऑलवेज द नंबर ऑफ सेल्स व्हिच डिटरमाइन द बॉडी साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे उतना साइज बड़ा होगा। उसके बाद why cell organisms are not called the structural and functional unit of life, ये भी मैं हमने पीछे एक बार डिस्कस किया था चैप्टर में, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि यह सेल ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा। सेल ऑर्गेनिज्म तो सेल से भी छोटे होते हैं और सेल का ज्यादातर काम भी सेल ऑर्गेनिज्म ही करते हैं, तो फिर हम इन्हें क्यों नहीं कहते स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? तो इसका रीजन ये है, इट इज बिकॉज सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब अगर सेल ऑर्गेनल्स एक सेल से बाहर आ जाएं तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एक इंडिविजुअली माइटोकॉन्ड्रिया बाहर जिंदा नहीं रह सकता, उसको जिंदा रहने के लिए सेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर माइटोकॉन्ड्रिया सेल से बाहर आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करके अपने आप ही से यूज कर लेगा। नो, जैसे ही वो सेल से बाहर आएगा वो मर जाएगा। तो ये अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स और अलग अलग ये जितने भी पार्ट्स होते हैं सेल के, ये सारे एक साथ इकट्ठा होकर एक ऐसी यूनिट बनाते हैं जो इंडिविजुअली काम कर सकती है। ठीक है, जो इंडिविजुअली सरवाइव कर सकती है, एंड दैट इज सेल। ऑल सेल ऑर्गेनल्स वर्क टुगेदर एज अ सेल व्हिच कैन सरवाइव इंडिपेंडेंटली। उसके बाद 24th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल? इसमें से कौन सा सेल नहीं है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल है। रेड ब्लड सेल्स, इसके तो नाम में ही सेल्स आ रहा है, तो ये भी सेल है। स्पर्मेटोजोआ भी एक सेल होता है। जो सेल नहीं होता वो होता है वायरस। तो आवर करेक्ट आंसर वुड बी वायरस। वायरस इज नॉट अ सेल। उसके बाद फिलअप्स हैं, काफी इजी हैं। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर बताना है तो सबसे पहले होते हैं सेल्स। सेल्स से बनते हैं टिश्यूज, यहाँ पे लिखा हुआ है। टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बाद बनता है ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म। अगर हम समझे जस्ट एज अ हाउस, हाउस में क्या होता है? सबसे पहले होती हैं ईंटें, ब्रिक्स। ब्रिक्स हो गए यहाँ पे सेल। अब ब्रिक्स जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए बन गई वॉल। वॉल क्या है? एक टिश्यू। अब काफी सारी वॉल्स जुड़ गई, एक कमरा बन गया। कमरा क्या है? एक ऑर्गन। अब फिर वो कमरे जुड़ते गए, काफी सारे कमरे जुड़ गए, क्या बन गया? एक घर बन गया। ठीक है, और अब ऐसे ही करते करते बहुत सारे घर बन गए, तो वो पूरी क्या बन गई? सोसाइटी बन गई। तो जस्ट लाइक दैट हमारे बॉडी में क्या होता है? सेल, सेल से टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और वो ऑर्गन सिस्टम से बनता है पूरा एक ऑर्गेनिज्म। इसी के साथ हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूरे हो गए चैप्टर 1 के। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ऐसे ही और चैप्टर्स के भी क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, या फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दूं, एक्सप्लेनेशन एंड नोट्स बनाने स्टार्ट कर दूं। आप मेरे को रिकमेंड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में।